तो देखो बच्चों, हमारा जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज हम इस यूनिट में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और ये टॉपिक है क्या हमारा, गैल्यूसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ओके, इसके अलावा आज हम इसी में एक एवोगाद्रोज लॉ और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इसको भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखो बच्चों, ये जो लॉ है गैस, ठीक है, गैल्यूसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, ये किससे रिलेटेड है पहले तो हम ये देखें। ओके, तो आप देखोगे कि ऐसी रिएक्शंस जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो है गैसियस फॉर्म में हो, तो इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इनके जो वॉल्यूम्स होते हैं, तो इन वॉल्यूम्स में क्या क्वांटिटेटिव रिलेशन है, इसी से रिलेटेड है ये लॉ। इसको प्रपोज्ड किया था गैल्यूसाक ने, इसीलिए इसका नेम है गैल्यूसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो हम ये कहें कि इट इज, ठीक है, रिलेटेड टू, ठीक है, वॉल्यूम्स ऑफ गैसियस reactants and gaseous products in gaseous reactions। समझ गए बच्चों कि जो गैसियस रिएक्शंस होती हैं, मीन्स जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं बच्चों, सबके सब गैसियस स्टेट में होते हैं, तो उसमें किस तरह से ये जो रिएक्टेंट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, इनके वॉल्यूम्स रिलेटेड होते हैं। ओके, इट वाज गिवन बाय गैल्यूसाक, समझ गए बच्चों, इसलिए इसका नेम है गैल्यूसाक इन 1808। अब हम आते हैं ये लॉ क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, समझ गए बच्चों कि इस लॉ में क्या बोला गया है। तो देखो, ये लॉ ये कहता है कि एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, इन गैसियस रिएक्शंस वॉल्यूम्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड वॉल्यूम्स ऑफ प्रोडक्ट्स वेयर अ सिंपल होल नंबर रेशियो वाई वॉल्यूम। समझ गए बच्चों कि इसने ये कहा है कि एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस, समझ गए कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की सेम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन होनी चाहिए, कि एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन इन गैसियस केमिकल रिएक्शंस या रिएक्शन द वॉल्यूम्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स वेयर, ठीक है, सिंपल होल नंबर रेशियो। समझ गए बच्चों, ये है ये लॉ, ये कह रहा है कि अगर आप रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स को एक ही सेम टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस में रखो, तो गैसियस रिएक्शंस में जो रिएक्टेंट्स होते हैं और प्रोडक्ट्स होते हैं वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो रखते हैं। किसका रेशियो? वाई वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, और सिंपली अगर मैं ये कहूँ कि डाल्टन्स लॉ और पढ़ोगे तो उसमें वाई वॉल्यूम और वाई मोल्स, समझ गए बच्चों। अभी हम मोल्स भी पढ़ेंगे, तो चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल्स, तो हम मोल्स से भी ले सकते हैं इसका रेशियो। तो यही है
इसका लॉ। देखो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये लिखा है N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। तो ये है गैस, ये है गैस और ये है गैस। तो देखो इसका है 1 वॉल्यूम, तो इसका है 3 वॉल्यूम, तो इसका कितना है बच्चों 2 वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम रेशियो अगर आपसे कहा जाए कि क्या आ रहा है, तो ये आ रहा है 1:3:2। और अगर मोल्स का रेशियो भी पूछे तो बच्चों क्या कहेंगे, तो यही है सेम मोल्स रेशियो। समझ गए ना। इसमें भी देख लो आप कि जो मोल रेशियो है वो भी 1:3 क्या दिख रहा है 2, कि 1 लीटर नाइट्रोजन तो 3 लीटर हाइड्रोजन तो 2 लीटर अमोनिया बनेगी। अब मान लो मैं यहां लिख दूं N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। ठीक है, अगर ये 10 लीटर यूज कर दें तो ये कितना होगा और ये कितना होगा बताओ। अच्छा एक एग्जांपल से तो आप तुरंत कंपेयर करो कि जब नाइट्रोजन का 1 वॉल्यूम यूज होता है मींस 1 लीटर, तब हाइड्रोजन का कितना हो रहा है 3 लीटर और अमोनिया कितना बन रहा है 2 लीटर। तो सीधा सा है कि आप देख रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू, ठीक है, गैल्यूसाक लॉ, अगर हम ये देखें कि 1 वॉल्यूम N2 इक्वल टू 3 वॉल्यूम H2 इक्वल्स टू 2 वॉल्यूम NH3। तो सोचो आप कि ये अगर 10 वॉल्यूम कर दिया जाए N2 तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 30 वॉल्यूम H2 लगेगी, तो ये बनेगा 20 वॉल्यूम अमोनिया। तो इसका मतलब है कि अगर हम ये 10 लीटर ले रहे हैं तो ये लगेगी 30 लीटर, तो ये बनेगा 20 लीटर। इस बेस पर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में बनने वाले रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स, जो गैसियस रिएक्शंस हैं उनके वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर वॉल्यूम जिस रेशियो में मोल है उसी रेशियो में है तब तो ये लॉ लगेगा, लेकिन अगर मान लो दोनों के वॉल्यूम जिस रेशियो में लग रहे हैं उस रेशियो में नहीं दे रखे हैं तो फिर लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट लगेगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो यहां तक बात क्लियर है, समझ गए ना आप। ऐसे और भी एग्जांपल देखो, अगर लिखा है H2 2H2 गैस प्लस O2, ये भी क्या है गैस, गिव्स 2H2O वेपर ऑफ H2O। तो इसका 2 वॉल्यूम, तो इसका 2 वॉल्यूम। तो वॉल्यूम रेशियो देखो कितना है, अगर आपसे कहा जाए कि वॉल्यूम रेशियो, ठीक है, तो हम कहेंगे 2:1:2। किसका वॉल्यूम रेशियो दिख रहा है H2:O2:H2O वेपर। तो ये इस तरह से वॉल्यूम। अब इसी में भी आपको कह दिया जाए कि हाइड्रोजन का 22 लीटर है, 22.4 लीटर, तो इसका कितना लगेगा। मान लो आपको लिखा है कि 22.4 लीटर O2 यूज्ड हुई, समझ गए बच्चों, तो H2 का क्या वॉल्यूम लगेगा और H2O का क्या वॉल्यूम बनेगा, हमें ये कैलकुलेट करना है। तो हम तुरंत लिखेंगे कि 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। तो यहां आप देख रहे हैं कि 2 वॉल्यूम इसका तो 1 वॉल्यूम इसका तो 2 वॉल्यूम इसका। मींस अगर हम कहें 1 वॉल्यूम O2 यूज हो रही है तो 2 वॉल्यूम क्या यूज होगी बच्चों H2, तो 2 वॉल्यूम क्या बनेगा H2O। अगर ये 22.4 लीटर यूज हो रही है तो ये होगी 2 इंटू 22.4 लीटर, तो ये भी बनेगा 2 इंटू 22.4 लीटर, मतलब गैसियस फॉर्म में, समझ गए ना कि वॉल्यूम लिक्विड फॉर्म में। तो इस तरह से डिसाइड कर सकते हैं। तो ये है हमारा गे लॉ, ठीक है, गैल्यूसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बच्चों। तो ये अगर किसी भी रिएक्शन में कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से कोई भी सॉलिड स्पीसीज आ जाती है या लिक्विड, तो ध्यान रखें ये लॉ नहीं लगेगा। केवल और केवल तभी लगेगा ये लॉ जब सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स गैसियस स्टेट में हों। ठीक है बच्चों, तो यहां तक बात समझ गए। अब नेक्स्ट में आते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट डिस्कस करना है वो है अवोगाद्रोस लॉ। ओके, अवोगाद्रोस लॉ।
हालांकि जब आप स्टेट ऑफ मैटर पढ़ेंगे गैसियस स्टेट तो वहाँ पे भी आता है। तो देखो एवोगाद्रोस लॉ जो है ये रिलेटेड है बच्चों किससे, कि वॉल्यूम अगर आपको दिया गया है लीटर में गैसियस वॉल्यूम तो उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे। देखो एक वार्जिलियस कॉन्सेप्ट दिया था, उसने ये कहा था कि एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस, ठीक है, कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। ये वार्जिलियस का कॉन्सेप्ट था कि अगर हम अलग अलग गैसेस के इक्वल वॉल्यूम लें सेम टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन में तो उनके सेम वॉल्यूम है तो उनमें नंबर ऑफ एटम्स भी सेम आएंगे। लेकिन ये लॉ ज़्यादा यूज़फुल नहीं रहा क्योंकि वो एटम को जो है अगर उस लॉ को हम वार्जिलियस लॉ को हम इस गैल्यूसाक लॉ में अप्लाई करेंगे तो वहाँ दिखेगा कि एटम डिविजिबल दिखेगा, मतलब एटम का डिवीजन होता हुआ दिखेगा जो पॉसिबल नहीं है। तो बाद में एवोगाद्रोस ने पूरी गैसियस स्टेट की स्टडी की और एक लॉ प्रपोज्ड किया कि एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस, ठीक है, डिफरेंट या कहें कि गैसेस हैविंग सेम वॉल्यूम कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। समझ गए बच्चों, इसने कहा है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यही है लॉ और ये गैल्यूसाक लॉ में भी फिट बैठता है। आगे हम किसी भी गैसियस रिएक्शन में लेंगे तो ये फिट बैठेगा क्योंकि मॉलिक्यूल डिविजिबल है जो कि किसी भी प्रकार का वायलेट नहीं करता गैल्यूसाक या डाल्टन्स लॉ को। ठीक है, तो हम आते हैं एवोगाद्रोस लॉ। तो हम पहले तो ये बता दें कि इट इज, ठीक है, रिलेटेड टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वॉल्यूम्स ऑफ डिफरेंट गैसेस। समझ गए बच्चों कि अलग अलग गैसेस हैं तो उनके वॉल्यूम से ये रिलेटेड है। अब हम आते हैं कि ये लॉ क्या है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, कि इस लॉ में क्या बोला गया है बच्चों। ठीक है, तो ये लॉ है कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस, समझ गए बच्चों, कोई भी दुनिया की गैस ले लें, अंडर सिमिलर, समझ गए, कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, कि उनके टेम्परेचर और प्रेशर क्या रखे जाएं बच्चों, बिल्कुल सेम रखे जाएं अलग अलग गैसेस के। ठीक है, तो इसने कहा कि कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये समझ गए ना, तो ये इसने अपना लॉ दिया है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये है इसका लॉ। समझ गए ना, कि जैसे हम ये कहें कि एट एनटीपी एक टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन होती है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, या हम इसी को बोलते हैं एसटीपी। तो एनटीपी या एसटीपी पर उसने ये कहा है कि अगर हम 1 मोल, ठीक है, या हम कहें 1 मोल ना लेके इस तरह से ले लें कि 22.4 लीटर O2, तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना बच्चों, ठीक है, वो होंगे 1 मोल मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23 O2 मॉलिक्यूल्स। अगर मैं कहूं कि 22.4 लीटर H2 ली गई है, ठीक है, तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो होंगे 1 मोल, और ये भी कितने होंगे 6.022 10⁻23, समझ गए ना, 10⁻23 H2 मॉलिक्यूल। इस तरह से H2 मॉलिक्यूल। अगर हम ये कहें 22.4 लीटर CO2 है तो मॉलिक्यूल्स अगर हम निकालेंगे तो 1 मोल ही हैं ये,
यहाँ पे भी 6.023 टेंस टू द पावर 23 CO2 मॉलिक्यूल्स। तो इस तरह से इसने प्रूफ कर दिया कि कोई भी गैस ले ली जाए, अगर उसका 22.4 लीटर लोगे तो उसमें 1 मोल पार्टिकल्स होंगे, मींस मॉलिक्यूल्स, और ये नंबर उसने डिसाइड कर दिया कितने होता है 6.022 इंटू टेंस टू द पावर 23। और इस तरह से एवोगाड्रो लॉ जो है यही है। तो इसको हम कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं कि अगर n मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन प्लस n मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन मिलके 2n मॉलिक्यूल हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहे हैं, तो मॉलिक्यूल को आधा कर भी सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये लॉ किसी भी प्रकार से गैल्यूसाक लॉ को जो है वायलेट नहीं करता। तो यही था इसका एवोगाड्रोस लॉ। और फाइनली ये देखा गया कि दस हम ये कह सकते हैं कि दस एट कांस्टेंट, ठीक है, टेम्परेचर एंड प्रेशर, आप रिलेशन देख रहे हैं 1 मोल है, अगर 2 मोल कर दोगे तो पार्टिकल और बढ़ जाएंगे, तो प्रेशर। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी नंबर ऑफ इट्स मोल। ये है कि आप मोल बढ़ाओगे तो वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा। जैसे 1 मोल है तो 22.4 लीटर है, अगर हम 2 मोल कर दें तो यही हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों 22, तो 44.8 लीटर हो जाएगा। और बढ़ा दोगे तो जैसे जैसे मोल बढ़ाते जाओगे तो इस तरह से V1/N1 इक्वल टू V2/N2, ये इसका रिलेशन था कि जैसे जैसे अगर आप मोल बढ़ाओगे तो यहाँ पर अगर हम वॉल्यूम लें और यहाँ मोल, तो हमें ऐसा ग्राफ मिलेगा। समझ गए ना कि वॉल्यूम अगर हम गैस का V मान लें कि ये है हमारे पास, इसका वॉल्यूम है V और मोल्स हैं क्या N, तो ये एक दूसरे के क्या हैं, बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समझ गए बच्चों, यही है इसका लॉ। न्यूमेरिकली आता है तो हम न्यूमेरिकल आगे भी देखेंगे, पहले मोल्स निकालना सीखेंगे तब जाके हम वॉल्यूम से रिलेटेड इसको करेंगे। तो यहाँ तक बात समझ गए बच्चों। अब एक लॉ और बता देता हूँ मैं, और ये है डाल्टन्स लॉ। समझ गए बच्चों, कौन सा? डाल्टन्स लॉ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है बच्चों, समझ गए ना। ये क्या बताता है कि कोई भी एटम जो होता है वो क्या होता है और वो किस तरह से एग्जिस्ट करता है, किस तरह से एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। इसी से रिलेटेड है ये डाल्टन्स लॉ। मतलब ये पूरा का पूरा हम ये कहें कि इट इज, ठीक है, रिलेटेड टू नेचर ऑफ एटम, ठीक है। तो ये है कि डाल्टन्स लॉ जो है ये एटम के नेचर से रिलेटेड है। और इसने जो लॉ दिया है पोस्टुलेट, इसके 3-4 पोस्टुलेट्स हैं बच्चों, वो हम देखते हैं कि इसने क्या क्या कहा है। तो देखो इसने जो कहा है, पहला जो इसने पोस्टुलेट दिया कि एटम इज इंडिविजिबल पार्टिकल, मीन्स इसको हम और छोटे पार्टिकल में डिवीज़न नहीं कर सकते, मतलब एटम को और छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, कि मैटर एक ही है। दूसरा है कि मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स, इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, कि हर एक मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स मीन्स एटम से बना होता है। एटम ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, मीन्स सभी प्रॉपर्टीज में एक ही एलिमेंट के सारे एटम सिमिलर होंगे, मीन्स उनकी शेप है, साइज है, मास है, केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, सिमिलर होंगी। बट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट, इन्हीं प्रॉपर्टीज में अलग अलग एलिमेंट के एटम्स डिफरेंट होंगे। और फिर कहा उसने कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स मे कंबाइन विद ईच अदर इन फिक्स्ड सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड मॉलिक्यूल या कंपाउंड एटम, कि एटम्स जो हैं आपस में कंबाइंड होते हैं एक सिंपल होल नंबर रेशियो में, फिक्स्ड मास में, और एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, या ये कहें कंपाउंड के एटम्स बनाते हैं।
और एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल और फिजिकल रिएक्शन, कि एटम को ना तो बनाया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है किसी भी केमिकल और फिजिकल मेथड से। तो ठीक है, तो हम इसके पोस्टुलेट्स लेते हैं बच्चों एक एक करके। तो देखो पहला पोस्टुलेट है कि मैटर जो होता है, मैटर जानते हो ना, मैटर मतलब जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, कि मैटर इज मेड अप, क्या कहा इसने कि मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली, समझ गए ना, एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स विच आर कॉल्ड एटम्स। क्या बोले जाते हैं? एटम्स। कि जो मैटर है वो बहुत ही एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स से बना होता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों? एटम्स। पहला पोस्टुलेट है। दूसरा इसने कहा कि एटम्स जो होते हैं, एटम्स कैन नाइदर, ठीक है, बी क्रिएटेड और नॉर बी डेस्ट्रॉयड। समझ गए बच्चों कि एटम को इन एनी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस, समझ गए बच्चों, किसने ये कहा है कि एटम को आप किसी भी केमिकल या जो है फिजिकल किसी भी प्रोसेस में ना तो बना सकते हो और ना ही किसी प्रकार से डिस्ट्रॉयड कर सकते हो। बात समझ गए ना? मीन्स इसीलिए तो मैटर जो है ना, कभी भी हम जानते हैं कि मैटर को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ना क्रिएट कर सकते। जो मैटर यूनिवर्स में है वो उतना ही है, सिर्फ उसका क्या चल रहा है बच्चों? कन्वर्जन। ठीक है। थर्ड पोस्टुलेट देखो, इसने कहा है कि एटम्स ऑफ गिवन वन एलिमेंट, ठीक है, और आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट्स। अब ये कौन कौन से ऑल रिस्पेक्ट्स हो सकते हैं? इट मीन्स कि दे possess सेम शेप, साइज, मास एंड प्रॉपर्टीज। समझ गए बच्चों कि एक ही एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे वो सभी प्रॉपर्टीज में, चाहे उनके मास हो, चाहे शेप हो, साइज हो, या उनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे। बट ठीक है, एटम्स ऑफ डिफरेंट, समझ गए बच्चों, डिफरेंट एलिमेंट्स और डिफर इन, अब ये आता है कि जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं उनके जो एटम्स हैं और डिफर इन ऑल रेस्पेक्ट्स जो आपने देखे। इट मीन्स मास, ठीक है, शेप, साइज एंड प्रॉपर्टीज। कि उसने कहा कि अलग अलग अगर आप एलिमेंट ले रहे हैं तो उनके एटम्स में प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आएगा, चाहे उनके मास में, शेप में, साइज में, प्रॉपर्टीज में। लेकिन अगर एक ही एलिमेंट के सारे एटम्स देखोगे तो सब में सेम होंगे। ओके। फोर्थ पोस्टुलेट जो है, अब इसने क्या कहा है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट में कंबाइन विद ईच अदर इन, ठीक है, कि ये कहें कि एटम्स ऑफ डिफरेंट, समझ गए बच्चों, डिफरेंट एलिमेंट्स जो होते हैं एलिमेंट्स, तो ये क्या कर सकते हैं? में कंबाइन टू ईच अदर इन फिक्स्ड proportion by mass और नंबर। समझ गए ना कि मास में या नंबर में, वॉल्यूम में, ये मास नंबर यहाँ तक ही ले लें,
कि मास में या नंबर ऑफ पार्टिकल्स में, समझ गए ना। और दी अदर फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास नंबर इन, ठीक है, होल नंबर रेशियो गिव कंपाउंड आइटम, जिसे बाद में क्या बोल दिया गया बच्चों, मॉलिक्यूल। समझ गए ना कि अलग अलग एलिमेंट के एटम एक, जैसे हम ये कहें कि ये है H2 और ये क्या है बच्चों 1/2O2, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि अगर हम इसको एटॉमिक फॉर्म में लिख दें, जो कि हालांकि ऐसा नहीं लिखा जाता, फिर भी मैं इसको समझाने के लिए ऐसा लिख रहा हूँ कि ये है 2H और ये है O, तो उसने कहा ये क्या बन गया H2O। तो ये तो हो गया एलिमेंट, ठीक है, एटॉमिक फॉर्म में। और ये क्या हो गया बच्चों, कंपाउंड, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में। तो आप देख रहे हैं कि इनका कॉम्बिनेशन 2:1 में हो रहा है, मतलब एक सिंपल होल नंबर रेशियो में होगा। समझ गए ना, ऐसा नहीं कि उनका रेशियो अलग अलग आए। तो इस तरह से एक सिंपल होल नंबर रेशियो में, फिक्स्ड मास में, इन होल नंबर, ठीक है, रेशियो, इन सिंपल होल नंबर रेशियो, बल्कि और क्या लिख दें, इन सिंपल होल नंबर रेशियो। इसने कहा सिंपल, लेकिन आज देखोगे बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे हैं जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रेशियो रखते हैं। तो इस तरह का ये जो है कहता है, ये है डाल्टन्स लॉ ऑफ, ये है। तो समझ गए बच्चों कि देखो क्या क्या बोला गया इसमें, कि मैटर मेड अप बाय extremely small particles which are called atoms. Atoms can neither be created nor destroyed in physical or chemical process. Atom of given element are identical in all respects, जैसे कि mass, shape, size इनमें, लेकिन different element के atom इन्हीं में अलग अलग होंगे। Atoms, ठीक है, of different element may combine to each other in fixed proportion by mass number in, ठीक है, whole number ratio, ठीक है, या और करके, बल्कि हम इनकी जगह क्या लिख दें, और यहाँ पर है होल नंबर रेशियो गिव कंपाउंड एटम, जिसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। तो ये कुल मिला के इसके जो हैं पोस्टुलेट्स थे। अब देखो बच्चों इसके लिमिटेशन कहाँ आ गए, कि अगर हम इसमें देखें कि ये लिमिटेशन में कहाँ आता है, तो अगर आप देखोगे कि जो आइसोटोप्स होते हैं वो एक ही एलिमेंट के एटम हैं, लेकिन प्रॉपर्टीज़ में, जैसे कि मास में, शेप, साइज में अलग अलग होते हैं। आइसोबार्स होते हैं जो अलग अलग एलिमेंट के एटम्स हैं लेकिन सेम होते हैं। आज बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रेशियो रखते हैं एलिमेंट्स का। आज एटम को बनाया जा सकता है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ठीक है। तो लिमिटेशन पहला यही है कि जो डाल्टन्स लॉ है, ठीक है बच्चों, डाल्टन्स लॉ नॉट अप्लाई फॉर, ठीक है, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। समझ गए बच्चों कि जो आइसोटोप्स हैं, आइसोबार्स, आइसोटोप्स का मतलब क्या है बच्चों यहाँ पर, ठीक है, कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, ये है कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट डिफर इन मास, ठीक है। आइसोबार्स की बात करें तो ये जो है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स और सेम, किस में सेम होते हैं बताओ, ठीक है, कि और ये हो गए और सेम इन मास, होते हैं ना कि अलग अलग एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनके मास एक से दिखते हैं, ठीक, पहला। दूसरा देखोगे कि एटम जो है कैन बी क्रिएटेड और डेस्ट्रॉयड। समझ गए बच्चों, किस में किया जा सकता है, कैन बी डेस्ट्रॉयड इन सिंपलर फॉर्म, मीन्स आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एक्सेट्रा, ठीक है, बाय आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन,
म्यूटेशन। समझ गए बच्चों की ऐसी ऐसी मेथड्स हैं जिनसे हम एक एलिमेंट को दूसरे में चेंज कर सकते हैं। जैसे बेरिलियम 4 बेरिलियम 9 प्लस 2 He4 तो बन जाता है C612 प्लस 0N1। तो आप देख रहे हैं कि 2 एटम से तीसरा एटम बन रहा है। तो इसके अलावा डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है, एटम को ब्रेक किया जा सकता है, टुकड़े किए जा सकते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, इस तरह से। तीसरा है कि डिफरेंट जो हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, समझ गए बच्चों, कंपाउंड जैसे कि विटामिन्स हो गए, ठीक है, प्रोटीन्स हो गए, है ना, और भी लिपिड्स हो गए, एक्सेट्रा, वियर्स, ठीक है, ये जो है इनमें आप देखोगे कि एक्सेट्रा, ठीक है, एटम्स वेयर कॉम्प्लेक्स रेशियो, बहुत ही कॉम्प्लिकेट, ना कि सिंपल रेशियो। तो इस तरह से डाल्टन्स लॉ यहाँ तक ये है। लेकिन इसका अचीवमेंट ये था कि डाल्टन्स थ्योरी जो है कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ, तो अगर हम इसके अचीवमेंट देखें, समझ गए ना, तो ये सबसे पहली थ्योरी थी जो सारे केमिकल, अगर हम ये कहें कि अचीवमेंट में, तो दिस थ्योरी जो थी, दिस थ्योरी कुड एक्सप्लेन, ठीक है, द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये जो थ्योरी थी ये केमिकल कॉम्बिनेशन के जो लॉ हैं उनको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाई। जैसे पहला है कंजर्वेशन ऑफ मास, इसने भी यही कहा है कि मास कंजर्व्ड है, मीन्स एटम को बनाया बिगाड़ा नहीं जा सकता। दूसरा है कि उसने कहा कंपाउंड में एलिमेंट का मास फिक्स्ड प्रपोर्शन में होता है, तो इसने भी यही कहा है कि कंपाउंड जो एटम्स हैं वो एक फिक्स्ड प्रपोर्शन में सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइंड होते हैं। तीसरा इसने जो मल्टीपल लॉ है कि एटम में एक से ज़्यादा बैलेंसीज होती हैं, इसलिए वो कई कंपाउंड्स बना सकता है एक ही एटम, तो इसमें भी यही है कि अलग अलग रेशियो में भी कंबाइंड हो सकते हैं। तो इस तरह से ये डाल्टन्स लॉ की थ्योरी, डाल्टन्स लॉ था, एटॉमिक थ्योरी थी। तो ये था हमारा कुल मिला के लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे बच्चों, उसमें हम लेंगे एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास, इस तरह से फिर जाके हम मोल कॉन्सेप्ट में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आज के लिए मैटर बहुत है आज, फिर बाकी हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे।